Welcome back students in software engineering fundamentals course. We are at lecture number 36. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के हवाले से जो कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे वो थी एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमने जो लास्ट में कवर की उसमें डिज़ाइन कंपोनेंट्स थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। एक बहुत बड़ी चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के हवाले से। अब आप जब रियल में इसको डिज़ाइन करेंगे तो आप देखेंगे आपको शायद ही कोई ऐसा क्लास डायग्राम हो जिसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या इंटरफेसेस नज़र ना आए या इन दोनों चीज़ों कॉम्बिनेशन ना हो। तो मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मतलब ये था कि एक ऐसी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये तो बुक्स के हवाले से था। तो अब हमने देखा इसको हम इनिशिएट भी नहीं कर सकते, मतलब इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, हम इसके मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में नहीं दे सकते, दी जा सकती है बट अवॉइड किया जाता है इस चीज़ से। अब इसमें होगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हम चाहते हैं जो बेस क्लास है, जो पेरेंट क्लास है, उसके जितने भी उनके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो लाजमी तौर पर चाइल्ड या ड्राइव क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस इम्प्लीमेंट करें, लाजमी इम्प्लीमेंट करें, ऑप्शन नहीं है, लाजमी इम्प्लीमेंट करें और खुद के तरीके से इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए हमने ड्रॉ की एग्जांपल ली। ड्रॉ की जो क्लास है, एग्जांपल सॉरी एक्चुअली शेप की क्लास है। शेप की क्लास में ड्रॉ का मेथड है एब्स्ट्रैक्ट। तो हम चाहते ये हैं कि जितनी भी ड्राइव क्लासेस हैं, जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, वो सारी की सारी ड्रॉ के मेथड को इम्प्लीमेंट करें और अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अपना तरीका इसमें क्या है, सर्कल डिफरेंट तरीके से ड्रॉ होता है, रेक्टेंगल डिफरेंट तरीके से ड्रॉ होती है, ट्राइंगल डिफरेंट तरीके से ड्रॉ होती है, हेक्सागोन डिफरेंट ट्राइंगल ड्रॉ होती है, लाइन एक डिफरेंट तरीके से ड्रॉ होती है। लास्ट अपने तरीके से ड्रॉ करें। अच्छा, लेकिन हमने देखा जैसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के चलते जाते हैं तो हमें चूँकि यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, इन्फोर्समेंट है, तो इन्फोर्समेंट की वजह से न्यू रिक्वायरमेंट को टेक करना प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसके लिए हम चाहते हैं जो इस डिज़ाइन में, इस क्लास डिज़ाइन में, इस डोमेन डिज़ाइन में जो ऐसी मेथडोलॉजी, ऐसा मेथड या फंक्शन जो कि प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को रिजिड कर रहा है, इजी टू चेंज नहीं कर रहा, उसको लिए फिर क्या करना है, उसके लिए हमने ये किया कि उस मेथड को, उस फंक्शनैलिटी को एज अ सर्विस हमने इंटरफेस में हमने डाल दिया। और इंटरफेस ने कहा जी कि मैं आपको इसको सिर्फ सिग्नेचर दूंगा, इम्प्लीमेंटेशन आपने देनी है। तो हमारे दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि आप इसको सिग्नेचर ले लें बट इम्प्लीमेंटेशन आप पे है। और इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव क्लास पे क्यों है, मैंने आपसे ये भी जिक्र किया था कि जब हम आई डोर का हमारे पास इवेंट था, उसमें ओपन डोर ओपनिंग का जो हमारे पास एक सर्विस थी, तो गाड़ी का दरवाज़ा, गाड़ी की जो ओपनिंग है वो किसी और तरीके से है, एरोप्लेन किसी और तरीके से है, इस तरह से सब भैंस की किसी और तरह से, बस किसी और तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रॉब्लमेटिक कर रही थी। फिर हम चले गए एसोसिएशन एग्रीगेशन की तरफ। एसोसिएशन एग्रीगेशन को आज दोबारा फिर देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और हमारा ये आज ये जो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप है ये हमारा आज वाइंड अप हो जाएगा। तो इसमें एसोसिएशन थी, एग्रीगेशन थी, कंपोजिशन थी और इनहेरिटेंस थी, ये हमारे काम थे। एसोसिएशन में मैंने कहा कि दो या दो से ज़्यादा जो क्लासेस हैं वो एक लिंक में आती हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसे कहते हैं यूजेज। एक क्लास दूसरी क्लास को यूज़ करती है, ठीक है। और ये जो यूजेज तभी हो सकती है जब दोनों के दोनों क्लासेस इस बात पे एग्री करें कि वो कम्युनिकेट करेंगी। मतलब ये जो लिंकेज है, ये जो आपको कम्युनिकेशन, ये बाई डायरेक्शन होनी चाहिए, दोनों के दोनों क्लासेस इन्वॉल्व होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। अच्छा, उसके अलावा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट लाइन के साथ। लास्ट में हम देखा टीचर और जो कोर्सेज है, टीचर्स कोर्सेज। तो अब इसमें यूजेज क्या है कि टीचर यूज़ कर रहा है कोर्सेज को पढ़ाने के लिए, तो ये है यूजेज। जैसे भी सेमेस्टर वाइंड अप होगा तो क्लास टीचर और कोर्स का आपस में कोई लिंक नहीं रहेगा। इसी तरह से स्टूडेंट जैसे इस कोर्स को पढ़ चुके होंगे तो फर्दर इनका इससे रिलेशनशिप नहीं होगा, मतलब वो इसकी कॉन्सेप्ट तो समझ चुके होंगे लेकिन इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे अगर वो पास हो गए तो एनीवे ये कंसेप्ट था। अच्छा, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहे स्टार, टीचर की तरफ एक आपको स्टार नज़र आ रहा है, एक आपको स्टार इधर नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं मैनी। ये चीज़ आप डेटाबेस में डिटेल से पढ़ेंगे, डेटाबेस सिस्टम में। यहाँ पे मतलब क्या था
कि अब इसके ऑपोजिट साइड पे देखें, एक कोर्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 to 1, इसका मतलब होगा एक टीचर एक कोर्स ही पढ़ा सकता है या एक कोर्स एक ही टीचर पढ़ा सकता है। ठीक है, मैं तो मतलब मैनी टीचर मैनी कोर्स से पढ़ा सकते हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ें अभी मैं फर्दर क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको नहीं भी क्लियर हो रही तो इस पर परेशान नहीं होना। इस कोर्स में मैं आपसे, इसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी या मल्टीप्लिसिटी, तो ये चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इस लेवल तक इन चीज़ों को समझें, सिर्फ ये रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमारा मकसद है। दूसरे नंबर पे हमने देखा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हैज़ आ रिलेशनशिप है। जब हैज़ आ जाएगा तो इसका मतलब है कंटेनमेंट, एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कंटेन किया होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि लैपटॉप्स ने मदरबोर्ड को अपने अंदर कंटेन किया हुआ, मदरबोर्ड ने प्रोसेसर को अपने अंदर कंटेन किया हुआ, प्रोसेसर ने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को अपने अंदर कंटेन किया हुआ, तो दैट इज कंटेनमेंट। और रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर मैं बेसिकली ये कंटेनर है और एक कंटेन्ड है, मतलब जो क्लास के मामले में क्लास ने हमें कंटेन किया, लैब के मामले में लैब ने स्टूडेंट्स को कंटेन किया हुआ, तो लैब कंटेनर है, स्टूडेंट्स कंटेन्ड है। तो मैं इसको कंटेनर और कंटेन से निकाल के अगर पेरेंट और चाइल्ड कह दूं तो चीज़ आसान हो जाएगी। तो रूल ऑफ थंब एग्रीगेशन का ये है, जो जो पेरेंट है और जो चाइल्ड है ये दोनों इंडिपेंडेंटली क्रिएट होंगे। क्रिएशन के बाद जो चाइल्ड हैं वो असेंबल किए जाएंगे पेरेंट्स के साथ, और इस तरह से फिर अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप आपको नज़र नहीं आती पेरेंट की चाइल्ड की तरफ, चाइल्ड की पेरेंट की तरफ। ठीक है जी। और होगा क्या, एक वक्त में जो पेरेंट है, जो चाइल्ड है, वो मल्टीपल पेरेंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें ये बात है कि पेरेंट के डाई होने से चाइल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हमने एनटीयू की डीसी से एग्जाम्पल दी थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डायमंड रिंग से, डायमंड से, और वो जो डायमंड है वो पेरेंट की तरफ होता है। तो अब इसका मतलब क्या है कि कार ने कंटेन किया हुआ व्हील को। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे 4 का मतलब है एक कार में 4 व्हील होते हैं। तो अब भाई कार्डिनलिटी आपको फर्दर समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या है जी, अब है जी कंपोजिशन। सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो कंपोजिशन का है, पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि एक हमारे पास फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी एनटीयू, और दूसरी जो हमारे पास क्लास है वो है जी डीसीएस। तो एक हमारे पास क्लास है डीसीएस की। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है, कंपोजिशन ये कहती है जो चाइल्ड है वो सिर्फ पेरेंट क्रिएट कर सकता है, चाइल्ड की क्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे आपको ऑनरशिप नजर आएगी। दूसरे नंबर पर पेरेंट के डाई होने से चाइल्ड भी डाई हो जाएगा, मतलब चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा, चाइल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो चाइल्ड है वो एक वक्त में सिंगल पेरेंट को ही सर्व कर सकता है। तो अब आप जरा सोच के बताएं, डीसीएस और एनटीयू में कंटेनर कौन है, कंटेन्ड कौन है, या डीसीएस और एनटीयू में पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है। और जो हमने देखा था एग्रीगेशन जो थी उसको हम ऐसे डायमंड रिंग में रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन जो डायमंड रिंग था वो अनफिल्ड था। यहाँ पे भी आपको जो कंटेन ऑब्जेक्ट है, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, जो कंटेनर है, उसकी तरफ आपको ये डायमंड रिंग नज़र आएगा, लेकिन ये फील्ड होगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो ये है जी इसमें डिफरेंस। अब आप जरा सोच के बताएं, रूल ऑफ थंब एनटीयू डीसीएस के 2 क्लासेस हैं, क्या ये एसोसिएशन है? एसोसिएशन में तो यूजेज होती है, तो वो तो ये नहीं है। क्या ये एग्रीगेशन है? जी, एग्रीगेशन में हैज़ आ होता है कि एक पेरेंट ने चाइल्ड को कंटेन किया होता है। क्या ये कंपोजिशन है? यस, कंपोजिशन हो सकती है कि पेरेंट ने चाइल्ड को कंटेन किया होता है, तो ये एग्रीगेशन भी है, कंपोजिशन भी है। अच्छा, अब दूसरे रूल पर अप्लाई करते हैं। दूसरा रूल ये कहता है जी, एग्रीगेशन में जो चाइल्ड है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा पेरेंट को सर्व कर सकते हैं। इस मामले में हम कह रहे हैं कि डीसीएस सिर्फ एनटीयू को सर्व कर सकता है, तो एग्रीगेशन की ये चीज़ यहाँ पे फुल नहीं हो रही, फिल नहीं हो रही। कंपोजिशन की चीज़ क्या कहती है, जो चाइल्ड है वो एक वक्त में सिर्फ सिंगल पेरेंट को सर्व कर सकता है, तो वो चीज़ यहाँ फुलफिल हो रही है। तीसरे नंबर पे एग्रीगेशन कहती है कि चाइल्ड के डाई होने से पेरेंट के डाई होने से चाइल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ भी यहाँ फुलफिल नहीं हो रही।
अगर खुदा न खास्ता एनटीयू को कुछ हो जाता है तो डीसीएस अलग से डिग्री प्रोग्राम इशू नहीं कर सकती, तो डीसीएस ऑलरेडी और खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कंपोजिशन क्या कहती है कि पेरेंट के डाई होने से चाइल्ड भी डाई हो जाएगा। तो दैट व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि एनटीयू और डीसीएस में जो रिलेशनशिप है वो कंपोजिशन का है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, दैट इज कंपोजिशन। इसीलिए इसको सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहा जाता है। यहाँ पे आपको ऑनरशिप भी नज़र आएगी और यहाँ पे आपको चाइल्ड क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की तरफ नजर आएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये चारों की चारों चीज़ें हैं जो मैंने समराइज की। अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन में आपको सबसे पहले हमारे पास एक कंपनी है और कंपनी के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं जी डिपार्टमेंट। अब आपके मुताबिक ये जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि एक फ़र्ज़ करें एक कंपनी है यूनिलीवर या कोई भी आप कह लें, और उसमें एक HR का डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का, जो कि नए लोगों को हायर करता है और उनके बाकी को कामों को देखता है। तो अब ये कंपोजिशन कैसे है? देखें, ये जो HR डिपार्टमेंट है यूनिलीवर का या किसी भी फर्म किसी भी कंपनी का कह लें, एनटीयू का कह लें, जो एनटीयू का HR डिपार्टमेंट है जो नई हायरिंग करता है वो सिर्फ एनटीयू के लिए नई हायरिंग करता है, वो बाकी कंपनीज के लिए नहीं करता। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, खुदा ना से एनटीयू को अगर आज बंद हो जाती है खुदा ना खास, तो डेफिनेटली HR का डिपार्टमेंट भी बंद हो जाएगा। तो अब ये है कंपोजिशन। और किसने किसको कंटेन किया हुआ है? कंपनी ने डिपार्टमेंट को कंटेन किया हुआ है। कंपनी हैज़ डिपार्टमेंट्स, इसलिए हमें यहाँ पे ये डायमंड फिल नज़र आ रहा है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे ये वन टू मैनी फिलहाल कार्नलेटी को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ जी। इसके बीच में रिलेशनशिप आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एक रूम है, या हमारा घर ले लें, हम अपने घर को देख लेते हैं, हमारे घर में एक ड्राइंग रूम है या किचन है या बेडरूम है। तो ये कंपोजिशन क्यों है? तो अब इसके देख लेते हैं। अब यहाँ पे जिसने कंटेन किया हुआ है वो है हमारा घर, बिल्डिंग, और जो कंटेन हुआ है वो है रूम। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर का जो रूम है वो सिर्फ हमें सर्व करेगा, हमारे ही गेस्ट को सर्व करेगा, या हमारे ही पेरेंट्स के लिए वो बेडरूम होगा, या हमारे बहन भाइयों के लिए सबके लिए बेडरूम होगा, या ये किचन जो हमारे लिए होगा। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नेबर आए और वो दरवाज़ा खोले और कहे जी कि हमारे ये गेस्ट है यहाँ पे आज यहाँ पे रहा करेंगे या यहीं भी बैठेंगे, यहीं भी बैठा करेंगे, ठीक है। तो कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती यहाँ कोई आपका अपने इसमें हो तो अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अगर हम अपने घर को तोड़ दें, खुदा ना खास्ता हमारा घर ब्रेक डाउन हो जाए, तो क्या वो हमारा रूम बच जाएगा इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी गुजारेगा? नेवर। बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय होने से रूम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दैट इज़ कंपोजिशन। और एग्जांपल देख लेते कंपोजिशन की। ओके जी, अब जो सोच के मुझे बताइएगा, इंसान, पर्सन का जो हेड है वो, पर्सन की जो लेग्स हैं वो, पर्सन की जो बॉडी है वो, और पर्सन की जो आर्म्स हैं, आपके ख्याल में इनमें जो रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है? क्या एक इंसान इन सब चीज़ों को यूज़ करके फेंक देता है, या इनमें एग्रीगेशन है? एग्रीगेशन का मतलब है कि हमारी टांगें हमें भी सर्व कर रही हैं, किसी और को भी सर्व कर रही है, हमारा सर हमें भी सर्व कर रहा है, किसी और को भी सर्व कर रहा है एक ही वक्त में। और होगा क्या, खुदा न खासा हमारे मर जाने से हमारे सर को कुछ भी नहीं हो रहा, हमारी बॉडी भी जिंदा है, हमारे आर्म भी जिंदा, हमारे लेग भी जिंदा है। तो अगेन ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती। इसलिए इनमें जो आपको रिलेशनशिप नज़र आएगा वो कंपोजिशन का है। अब इसके साथ 2 1 2 1 लिखा, आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगेन नहीं कर पा रहे तो मल्टीप्लिसिटी या कार्डिनलिटी हमारा आज का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि पर्सन हैज़ हेड, पर्सन हैज़ लेग्स, पर्सन हैज़ बॉडी एंड पर्सन हैज़ आर्म्स, और इनमें रिलेशनशिप होगा एग्रीगेशन का। अब पर्सन के मर जाने से लेग्स, हेड्स, आर्म्स एंड बॉडी ऑटोमेटिकली डाई हो जाएंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब आपके पास ये रिलेशनशिप आगे हैं। एक आखिरी रिलेशनशिप है इनहेरिटेंस का, वो रह गया। उसके बाद फिर हम इनमें आपस में समराइज करेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट जनाब आपके लिए एक टास्क है। वो टास्क ये है कि आपने क्लास डायग्राम ड्रॉ करनी है। क्लास कैसे लिखते हैं, वो जो 3 स्टोरी बिल्डिंग है आपको समझ आ गई होगी, वो आपने यहाँ क्रिएट करनी है। रिप्रेजेंटिंग अ बुक डिफाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होगी
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्लास डायग्राम डेवलप करनी है तो कैसी होगी। अ बुक इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स। एक बुक में नंबर ऑफ पार्ट्स में कंपोजिशन होती है, विच इन टर्न आर कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स, जिसके फर्दर चैप्टर्स होंगे, विच इन टर्न आर कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ सेक्शंस, और चैप्टर में फर्दर नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे। तो अगर आप गौर करें तो हमें यहाँ पे जो क्लासेस नज़र आ रही हैं, जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक तो बुक का है, उसके पार्ट्स का है, उसके चैप्टर्स का है, और चैप्टर में सेक्शंस का है। तो पार्ट्स को इग्नोर कर देंगे, फिर भी डेफिनेटली पार्ट्स यहाँ पे आने चाहिए। तो अब हमारे पास जो रूल ऑफ थंब है कुछ ये है। तो नंबर एक तो हमें आइडेंटिफाई करना है क्लासेस को। तो यहाँ पे जो क्लासेस आइडेंटिफाई हैं, एक बुक की हुई है, पार्ट्स की हुई हैं, चैप्टर्स की हुई हैं, और सेक्शंस की हुई हैं। अब यहाँ पे ये जानना मकसद नहीं है कि एक बुक जो है उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, पार्ट्स के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, चैप्टर्स के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, या सेक्शंस के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, या बुक, पार्ट्स, चैप्टर्स एंड सेक्शंस इनके मेथड्स कौन से, इनके फंक्शंस कौन से, ये जानना मकसद नहीं है। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो 4 पार्ट्स हैं, ये जो 4 क्लासेस हैं, ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, मैं फ़िलहाल इनको इंटरचेंजली यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन क्लास ही कह सकते हैं इसको फ़िलहाल आप आसानी के लिए। तो ये जो 4 क्लासेस हैं, इन क्लासेस में रिलेशनशिप क्या है। अभी तक हमने पढ़ा एसोसिएशन, हमने पढ़ा है जी कंपोजिशन, हमने पढ़ा एग्रीगेशन। तो इनमें से अब आपने डिसाइड करना है यहाँ पे कौन से वाला रिलेशनशिप होना चाहिए इन क्लासेस के बिटवीन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलेशनशिप होगा, मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। मतलब एक क्लास डायग्राम में एसोसिएशन भी आ सकती है, एग्रीगेशन भी आ सकती है, कंपोजिशन भी आ सकती है, डेफिनेटली मिक्सिंग होती है सब चीज़ों की। तो अब है जी, आप सोचें, इस वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद ज़रा खुद सोचें कि क्या होना चाहिए, कैसे सोल्यूशन होना चाहिए इसका, कौन सी क्लास किस पे, क्या कंपोजिशन है, क्या हैज़ आ है। एग्जाम्पल है, क्या बुक हैज़ आ पार्ट्स, क्या पार्ट्स हैज़ आ चैप्टर्स, या चैप्टर हैज़ आ सेक्शन। अगर है तो फिर अगर हैज़ है, अगर हैज़ आ है, इसका मतलब है एग्रीगेशन कंपोजिशन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आगे कि एग्रीगेशन कहाँ, कंपोजिशन कहाँ पे होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा। तो इसको पॉज करें, वीडियो को सोचें, 10-15 मिनट लगाएं इसके ऊपर, फिर ड्रॉ करें, और फिर ड्रॉ करने के बाद एक पेज के ऊपर ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद मैं जो आपको सोल्यूशन दूंगा उसको और अपने सोल्यूशन को मैच करें कि क्या आप ठीक तरह से इसको सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं अब आपके से सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा था, एक जो बुक है कंपोज्ड ऑफ है, एग्जाम्पल जो कंपोज्ड ऑफ है, कंपोजिशन बता ही रही है। तो एक बुक जो है, दोबारा देखें, एक जो बुक है वो फर्दर इसने कंपोज किया हुआ किन को, इसने से कंपोज किया हुआ पार्ट्स को। जो पार्ट्स हैं उसने फर्दर कंपोज किया हुआ है किसको, चैप्टर्स को। जो चैप्टर्स हैं उन्होंने फर्दर कंपोज किया हुआ है किसको, सेक्शंस को। तो ये क्लास डायग्राम हमारे मामले बननी चाहिए थी, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसका मतलब है सेक्शन जो है वो चैप्टर्स का पार्ट है, जो चैप्टर्स हैं वो पार्ट्स का पार्ट है, जो पार्ट्स हैं वो बुक का पार्ट है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि सब के सब यहाँ आपको कंपोजिशन नज़र आ रही है। ओके जी, अब नेक्स्ट जी इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस में हम डेटा शेयरिंग, हम एट्रीब्यूट को शेयर करना चाहते हैं। बेसिकली एट्रीब्यूट के अलावा हम मेथड्स को भी शेयर करना चाहते हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कोड को रीयूज़ करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं जी हमने एक बार कोड लिख लिया तो उसी को रीयूज़ करें, बजाय कोड को डुप्लीकेट करें। कोड के डुप्लीकेशन से बचना हमारे यहाँ पे काम है। तो जो जहाँ पे कॉमन कोड होगा उसको हम बेस क्लास कहते हैं। जो C# या C++ के डेवलपर्स हैं इसको बेस क्लास कहते हैं। और जो चाइल्ड है जो इसको रीयूज़ करेंगे, इन फंक्शनैलिटी को, इन मेथड्स को, इन एट्रीब्यूट्स को, उनको हम ड्राइव्ड क्लासेस कहते हैं। जो जावा के डेवलपर हैं वो बेस क्लास को कहते हैं जी पेरेंट क्लास, वो इसको कहते हैं जी पेरेंट क्लास। और जो ड्राइव क्लास है उसको वो कहते हैं चाइल्ड क्लास। तो ये कहना इम्पोर्टेंट नहीं कि बेस क्लास के पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास के ड्राइव क्लास।
थ्योरेटिकल चीज़ों को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें कि इनमें है क्या। अच्छा, जो बेस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं वो तमाम मेथड्स और डेटा मेंबर्स ये एक्सेसिबल होंगे ड्राइव क्लास को। लेकिन ड्राइव क्लास में जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या जो कुछ मेथड है वो बेस क्लास को एक्सेसिबल नहीं है, एक वाइस वर्सा नहीं है। ड्राइव क्लास के मेथड्स और पब्लिक मेथड्स और एट्रीब्यूट्स एक्सेसिबल है बेस क्लास ड्राइव क्लास को। किस तरीके से, वो तरीका जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट इन सब चीज़ों को नहीं छेड़ रहा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्योर नहीं पढ़ रहे, तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताना चला इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस में जो कुछ भी बेस क्लास में होगा, जो कुछ भी बेस क्लास में होगा वो सारा का सारा एक्सेसिबल है। अब इसका मतलब है कि जो यहाँ पे क्लास डी है वो उसको एक्सेसिबल है इसके तमाम एट्रीब्यूट्स भी और मेथड्स भी, फंक्शंस भी। अब अगेन अब मैं तमाम का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑल का मेथड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आप कहेंगे जी प्राइवेट, ये तो फिलहाल आप फॉर द टाइम बिंग प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टर को छोड़ के फिलहाल समझे कि इनहेरिटेंस क्या है, आगे जाके इसको फर्दर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, जो ड्राइव क्लास है ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। एग्जांपल है कि मेरे पास बी क्लास से ड्राइव हुई है डी क्लास और डी क्लास से ड्राइव हो रही है ए क्लास। ए क्लास ये भी हो सकता है कि ड्राइव क्लास से फर्दर दो क्लासेस ड्राइव हो रही हों, ए और सी, पॉसिबल है। अगर सी से फर्दर ड्राइव हो सकती है तो ये इनहेरिटेंस की भी टाइप्स हैं, तो अभी हम वो जानना नहीं चाहते टाइप्स कौन सी, अब सिर्फ ये जान सकते हैं इनहेरिटेंस क्या है। कोड को रीयूज़ किया जा सकता है, क्या ऐसा यूज़ किया जा सकता है, एट्रीब्यूट्स को भी रीयूज़ किया जा सकता है, मेथड्स को भी रीयूज़ किया जा सकता है ड्राइव क्लासेस के अंदर। तो ये जो चीज़ है इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। कोड की रीयूजेबिलिटी करना हमारा मकसद है। कैसे मकसद है अभी देख लेते हैं। पर्सन, हम कहते हैं डॉक्टर जो है, ठीक है, उसका कोई नेम होगा, कोई एज होगी, कोई जेंडर होगा। हम कहते हैं जो टीचर है उसका कोई ना कोई नेम है, उसका कोई ना कोई एज है, कोई ना कोई जेंडर है। हम कहते हैं जी कि कोई पेशेंट है उसका भी नेम है, एज है, जेंडर है। हम कहते हैं स्टूडेंट है, उनका भी नेम है, एज है, जेंडर है। अच्छा, तो अब आप देखें डॉक्टर है, हम कहते हैं उसकी स्पेशलाइजेशन है, वो मतलब उसकी क्वालिफिकेशन है वो स्पेशलाइजेशन की चीज़। जो टीचर है वो उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जो स्टूडेंट है वो किसी डिसिप्लिन में इन्वॉल्व है, जो पेशेंट उसको क्या बीमारी है। अब आप देखें इनमें एक एक एट्रीब्यूट के अलावा बाकी सब डेटा कंबाइन है, मतलब कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, वो तमाम डेटा जो कि सारी क्लासेस में कॉमन है जैसे नेम, एज और जेंडर, हम उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे ड्राइव क्लासेस से, या वहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद एक नई क्लास में पेस्ट कर देंगे और उसको हम एक नाम देंगे जो कि मिलता जुलता होगा ड्राइव क्लासेस से। वो मिलता जुलता से मतलब क्या है, मिलता जुलता से मतलब ये है कि यहाँ पे एक वर्ड में लिख रहा हूँ इज आ या इज आ काइंड ऑफ, ये सेंटेंस यहाँ पे फिट हो सके तब जाके हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस हुई है। अब हमने कहा कि जितने भी लोग हैं जो अभी हम डिस्कस किए हैं इससे ज़्यादा, उन सब में नेम, एज और जेंडर ये लाजमी आएगा। लिहाजा ये कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। लिहाजा हमने क्या किया, इन कॉमन एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट किया, कट किया इन क्लासेस से और पेस्ट कर दिया एक नई क्लास में, उसका नाम रख दिया पर्सन। और हमने ये देखा कि जितने भी जो लोग हैं वो खाना भी खाते हैं, चलते भी हैं। लिहाजा हमने कहा ये दो बिहेवियर ऐसे जो सब लोगों में है, लिहाजा हमने उसको भी बेस क्लास में डाल दिया ताकि ये इसको रीयूज़ किया जा सके ड्राइव क्लासेस के पर्सपेक्टिव से। ओके, अब नेक्स्ट क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट ये हुआ, हमने कहा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में हमने ये देखना है कि क्या इज आ या इज अ काइंड ऑफ बनता है। तो स्टूडेंट इज अ पर्सन, डेफिनेट जितने भी स्टूडेंट इंसान होते हैं, ठीक है जी, जिन जना तो नहीं होते, लिहाजा हम इसको कह सकते हैं स्टूडेंट इज अ पर्सन या स्टूडेंट इज अ काइंड ऑफ पर्सन। ये पर्सन से मिलती जुलती कोई चीज़ है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे अब अगर मैं इसको टीचर को ले लूँ तो टीचर इज अ पर्सन या इज अ काइंड ऑफ पर्सन, मतलब टीचर भी जो है वो पर्सन है, ये पर्सन की तरह की कोई चीज़ है, इसलिए मैं इसको इज अ काइंड ऑफ कह सकते हैं। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि तीन डिफरेंट क्लासेस हैं, इनमें अभी तक मैंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। अच्छा, जो स्टूडेंट है, जो पर्सन है, वो तो हम देख चुके हैं कि उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नेम के हैं, एज के हैं, जेंडर के, एंड देयर आर माइनस मतलब प्राइवेट। अच्छा, उसके बाद जो ईट का बिहेवियर है और जो वॉक का बिहेवियर है वो है पब्लिक।
अच्छा, अब जो स्टूडेंट की क्लास है उसको ज़रा गौर से देखें। जो स्टूडेंट की क्लास है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि वो कोई ना कोई प्रोग्राम है जो वो स्टडी कर रहा है, और कोई ना कोई उसका स्टडी ईयर है, मतलब जिसको बैच कहते हैं, कि हम कहते हैं 18 से 22 या 22 से 26 इस तरह। और हम जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्टडी करते हैं। ये वैसे झूठी बात है, नहीं हो मजाक कर रहा हूँ। ये एक स्टडी का बिहेवियर उनके पास है, एग्ज़ाम देते हैं, ये भी उनका बिहेवियर है। जो टीचर हैं उनकी कोई ना कोई डेजिग्नेशन है, वो लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, या वट एवर जो भी उनकी डेजिग्नेशन है, और कोई ना कोई सैलरी है जो वो इसके अगेंस्ट में उनको मिलती है। स्टूडेंट टेक क्लासेस, मेरा ख्याल लेते हैं ये बेचारे क्लासेस। इसके अलावा जो अब दूसरी वाली क्लास नहीं कह रहा, जो गुस्से में बंदा कहता है आज मैंने बच्चों की बड़ी क्लास ली, वो क्लास नहीं है, एंड यू जस्ट जोकिंग। अच्छा, उसके बाद टेक एग्जाम। एग्जाम से मतलब ये है कि आपके एग्जाम लेते हैं, उसके क्वेश्चन पेपर डेवलप करते हैं और मार्किंग वगैरह ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि टीचर और स्टूडेंट इस वाला रिलेशनशिप यहाँ पे फिट बैठ रहा है, लाज हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे इनहेरिटेंस होगा। जैसे ही इनहेरिटेंस के मैंने आपको बताया था ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है, ये वाला। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये अच्छा, अब क्या है, अब इसका मतलब है ये बन गया स्टूडेंट इज ड्राइव फ्रॉम पर्सन एंड टीचर इज ड्राइव फ्रॉम पर्सन। ये डेरिवेशन करने से क्या हुआ, कोड रीयूज हो गया। अब जरा मुझे बताएं, जो स्टूडेंट है उसके पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं? जी, 2 हैं, 3 हैं, 4 है कि 5 है? जी क्या कहते हैं, आप हेल्प कितने होने चाहिए? जी 5 हैं। कैसे? जो स्टूडेंट है उसका जो खुद का एट्रीब्यूट है वो प्रोग्राम है, और खुद का एट्रीब्यूट है स्टडी ईयर। लेकिन बेस क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इसको एक्सेसिबल हैं, लिहाजा जो स्टूडेंट है उसमें नेम भी है, एज भी है, जेंडर भी है, और इसके खुद के जो 2 हैं एट्रीब्यूट्स वो एक्सेसिबल है। इसी तरह टीचर के साथ है, टीचर में भी 5 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एज, जेंडर, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। व्हाट अबाउट मेथड्स? तो इसमें मेथड एक्सेसिबल स्टडी प्रोग्राम भी है, हेल्ड भी है, और ईट फूड भी और वॉक भी। यहाँ पे भी ईट फूड, वॉक, टेक क्लासेस एंड टेक एग्जाम्स, ये सारी की सारी चीज़ें। तो दैट्स द पावर ऑफ इनहेरिटेंस। के इनहेरिटेंस में हम एक बार एक चीज़ लिख लेते हैं, उसको मल्टीपल टाइम यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, फिलहाल आप सिर्फ ये समझें कि जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करेंगे तो बेस क्लास में जो माइनस वाला फैक्टर है इसको आपने रिमूव करके कर देना हैश। मुझे क्या मतलब, अब ये प्रोटेक्टर वाला कर देना। ये प्रोटेक्टर क्या होता है ये फिलहाल जानना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर नहीं भी करेंगे तब भी ओके, फिलहाल आपके लिए इस कोर्स में ओके है। आगे जाके आप फर्दर देखेंगे इसको प्रोटेक्टर क्यों करना है, क्या वजह इसकी। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट में चेंज करते हैं। अब जो सोच के मुझे बताइएगा, एक नई चेंज आई है। वो चेंज अगेन जैसे मैंने बताया, नेम, एज, जेंडर है, वो इसको भी एक्सेसिबल है, वो इसको भी एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और ये अच्छा, हमने क्या कहा था, दैट इज नॉट करेक्ट फॉर वाइस वर्सा। अब इसका मतलब है स्टूडेंट का जो प्रोग्राम एंड स्टडी ईयर है ये एक्सेसिबल नहीं है पर्सन क्लास को। इसी तरह से स्टूडेंट जो टीचर है उसका डेजिग्नेशन सैलरी एक्सेसिबल नहीं है पर्सन क्लास को। इसी तरह से जो स्टूडेंट और टीचर है ये आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेटेड नहीं है, ये बेस क्लास के साथ कम्युनिकेशन है, इनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, ये भी ज़रा सोचिएगा इस बात को। अच्छा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास एक नई क्लास आई है डॉक्टर की। अब ज़रा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कहाँ फिट बैठते हैं? क्या डॉक्टर इज़ अ पर्सन या इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, या डॉक्टर इज़ अ टीचर या इज़ अ काइंड ऑफ टीचर, या डॉक्टर इज़ अ स्टूडेंट या इज़ अ काइंड ऑफ स्टूडेंट? तो सोच के बताइएगा इसको किसके साथ लिंकअप होना चाहिए और वो क्यों होना चाहिए। जी जरा सोचें, अंडरस्टैंड करें। तो मेरे ख्याल में जितने भी डॉक्टर वो पर्सन होते हैं, तो फिलहाल आम सिनेरियो में, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर भी हैं और साथ वो पढ़ाते भी, जैसे पंजाब मेडिकल कॉलेज है या किंग एडवर्ड है या कुछ भी है, तो आपको डॉक्टर ऐसे भी नजर आएंगे जो डॉक्टर भी होंगे लेकिन वो पढ़ाते भी होंगे, तो वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मैं एक जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ उसमें। तो इस हिसाब से जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इस पर्सन लाजा हम इसके साथ कर देंगे इनहेरिट। इनहेरिट करने से क्या होगा, अब जो डॉक्टर है उसका कोई ना कोई नेम भी होगा, एज भी होगी, जेंडर भी होगा, डेजिग्नेशन भी होगी, सैलरी भी होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखें, ये चीज़ आपको फर्दर कॉमन नज़र आ रही है, हम इसको भी फर्दर
एक्सट्रैक्ट करके एक बेस क्लास में लेके आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो हमारा प्रोसेस नहीं है। इसी तरह से जितने डॉक्टर वो ईट फूड भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये थी जी पावर हमारे पास इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिशन और इनहेरिटेंस इन दोनों चीज़ों को देखा। इनहेरिटेंस क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप है, एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप है। तो आप इसको फिलहाल ये समझिए क्लासेस के बीच में सबके सब रिलेशनशिप है। मैं इसको रिवाइज करता हूँ। एसोसिएशन क्या कहती है कि एक क्लास दूसरे क्लास को यूज़ करती है। एक क्लास का दूसरे क्लास को तभी यूज़ कर सकती है जब दोनों के दोनों बाई डायरेक्शनल किसी एसोसिएशन में रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। ठीक है, मतलब दोनों कम्युनिकेट करना चाहें तभी हो सकती है। किसी किस्म की ऑनरशिप यहाँ नहीं होती। हर क्लास ए और बी क्लास से दोनों खुद को खुद ही क्रिएट करेंगे, खुद ही डिस्ट्रॉय करेंगे, खुद ही सारा कुछ अपना काम करेंगी, तो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यूज़ का रिलेशनशिप और सबसे वीक रिलेशनशिप एसोसिएशन का ही है। फिर हम चलेंगे एग्रीगेशन की तरफ। हमने कहा एग्रीगेशन में और कंपोजिशन में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? कंटेनमेंट। यहाँ पे पेरेंट ने चाइल्ड को कंटेन किया होता है। ठीक है जी। तो एग्रीगेशन ये कहती है जो चाइल्ड है वो एक वक्त में मल्टीपल पेरेंट्स के साथ काम कर सकता है। पेरेंट के दाई होने से चाइल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे ऑनरशिप आपको उस लेवल की नजर नहीं आती जैसे आपको कंपोजिशन में है। यहाँ पे चाइल्ड भी खुद ही क्रिएट होगा, पेरेंट भी खुद ही क्रिएट होगा। ये क्रिएट होने, ये जो पेरेंट जो चाइल्ड है, चाइल्ड की क्रिएशन के बाद इसको फिर असेंबल किया जाएगा पेरेंट्स के साथ। ठीक है, ये हमारे पास एग्रीगेशन आ गए। कंपोजिशन में क्या है? ये सबसे ज़्यादा ऑनरशिप वाला रिलेशनशिप है। इसमें क्या होगा? पेरेंट क्रिएट करेगा चाइल्ड को, चाइल्ड एक वक्त में सिंगल पेरेंट को सर्व कर सकता है और पेरेंट के डाई होने से चाइल्ड भी डाई हो जाएगा। तो ये इनमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है। स्टेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एसोसिएशन को, डायमंड से, अनफिल्ड डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एग्रीगेशन को। और ये किस तरफ होता है? कंटेनर की तरफ या पेरेंट की तरफ। और फील्ड डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं कंपोजिशन को, अगेन ये भी होता है पेरेंट की तरफ। फिर हम चलेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि ड्राइव क्लास और बेस क्लास में इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बनता है। और फिर यहाँ से चीज़ें चलती हैं। जो बेस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं और जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे रीयूज हैं, एक्सेसिबल हैं ड्राइव क्लासेस को। लेकिन ड्राइव क्लासेस के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स एक्सेसिबल नहीं है बेस क्लासेस को। ठीक है, इनहेरिटेंस क्यों यूज़ करते हैं? कोड को रीयूज़ करने के लिए, ताकि हम वो चीज़ डुप्लीकेट ना कर सके। जैसे नेम एक जेंडर है, अगर इनहेरिटेंस नहीं यूज़ करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट होगा सारी के सारी ड्राइव क्लासेस में। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आई ट्राई माय बेस्ट कि हम इसको देख सकें। तो यहाँ पे आके हमारी क्लासेस के बीच में ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे मूव करते हैं। उसमें हम लोग टेक्स्ट एनालिसिस देखेंगे एबट का, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे सब चीज़ों को एक जगह पे समराइज़ करने की। तो दैट वाज आवर लेक्चर। इसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, यू आर वेलकम टू आस्क। प्लीज़ एफर्ट अप्लाई करें। और ये सब चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो मैं आपको यकीन देता हूँ कि यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी टीचर या जो टीचर साहिबा आपको ये पढ़ाएंगे कोर्स, तो ये कंसेप्ट दोबारा आप डिटेल में, वेरी डिटेल में, लेकिन बेस यही जो मैंने आपको बता दी है। तो वहाँ पे इसको कोड करके देखेंगे, डिज़ाइन भी करके देखेंगे, फिर कोड भी करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको डिज़ाइन वाला पार्ट से दिखाया, कोड वाला पार्ट नहीं करोगे। तो आई होप कि दैट्स इनफ फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।